हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं प्राचीन भारत यानी कि हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, इन सबको आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1861 ईस्वी में की गई थी। अगर हम बात करें इसके निर्देशक की, तो इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक माने जाते हैं। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में, अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें ऐसी कौन सी धातु थी जिससे कि लोग, सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे? तो वो है लोहा। लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। यहाँ पर कांसे का खूब अच्छे से प्रयोग किया जाता था। अगला देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे पहला जो स्थल है वो कौन सा है? हड़प्पा है। पहला स्थल हड़प्पा है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा है। ये किस नदी के तट पर है? तो वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मिसप्रिंट हो चुका है, ये रवि लिख गया है, एक सेकंड। ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। जो रावी नदी है, यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी जी हड़प्पा सिविलाइजेशन के खोजकर्ता माने जाते हैं। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है ये किस लिए जानी जाती है? तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं। सेकंड जो पाया गया स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो। कौन सा? मोहनजोदाड़ो। ये जो मोहनजोदाड़ो है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है इसको? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। और मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखिए, जो मोहनजोदाड़ो है ये कैसी सभ्यता थी? तो यह एक ग्रामीण कैसी सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि अगर हम बात करें, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी? तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज है ये 1922 ईस्वी में की गई थी। खोजकर्ता कौन थे? तो राखल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता माने जाते हैं। आगे देखते हैं। ये मिसप्रिंट हो गया है। जो मोहनजोदाड़ो है इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। जो मोहनजोदाड़ो है, यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से देखिए, पशुपति की जो मोहर है ये प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ विशाल स्नानागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि स्विमिंग पूल। और विशाल अन्न भंडार, जो अन्न है या फिर जैसे कि चावल गेहूँ है, उनको इकट्ठा करने के लिए विशाल जो भंडार है वो यहाँ पर अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्थल है वो कौन सा है? लोथल। आगे देखिए, ये जो लोथल स्थल है इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके जो खोजकर्ता हैं SR राव हैं।
जो लोथल है ये किस नदी के तट पर है, तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जो लोथल है इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा का डाक यार्ड कहा जाता है। डाक यार्ड से क्या मीन्स होता है, यानी कि जहाज बनाने का कारखाना। जहाज बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। और कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो दोहरे सभादान के जो अवशेष हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं कालीबंगा। जो कालीबंगा है इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा है, काली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, कालीबंगा पड़ा है। और ये जो कालीबंगा है ये किस नदी के तट पर है, तो ये घग्गर नदी के तट पर है। खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद घोष कालीबंगा के खोजकर्ता माने जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से साक्ष्य ऐसे हैं जो कि हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जुते हुए खेत के प्रमाण, किसके, जुते हुए खेत के प्रमाण और अग्निवेदी। क्या, जो अग्निवेदी है ये भी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। और यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है, काली, ये मिसप्रिंट हो गया है, काली चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और देखिए ये जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन, जुते हुए खेत के अवशेष और काली चूड़ियाँ, ये सभी कहाँ से प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से। अगर बोले हड़प्पा का डाक यार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात में है। किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर। ये लिख नहीं रहा, इस पर यहाँ नोट कर लीजिए। ये जो लोथल है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ये स्थल कहाँ पर है, गुजरात में। आगे देखते हैं, जुकाम हो रखा है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट, रोपड़। अगला जो स्थल है वो कौन सा है, रोपड़। ये जो रोपड़ है ये कहाँ है, ये पंजाब में है। जो रोपड़ है किस नदी के तट पर है, तो ये सतलज नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, सतलुज नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा स्थल है कोट दीजी। जो कोट दीजी स्थल है ये किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। और कहाँ पर है, तो ये पाक में है, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। ये यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, मिट्टी के जो मढ़े हुए बर्तन होते हैं, मानकीकृत बर्तन होते हैं, और जो मोहरें होती हैं, मिट्टी के बर्तन और मानकीकृत मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। बर्तन भी कढ़े हुए प्राप्त हुए हैं, इसके साथ साथ मोहरें भी कढ़ी हुई प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ पर है, पाक में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चहूदड़ो। ये जो चहूदड़ो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये जो चहूदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो मन के बनाने का जो कारखाना है वो चहूदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए अगर बात करें, सबसे पहले हमारा स्थल कौन सा था, हड़प्पा, यहाँ से नगर नियोज। सेकंड स्थल मोहनजोदाड़ो, यहाँ से विशाल स्नानागार और विशाल अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं। ये मेन चीज़ें हैं, इनको याद रखना। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष और काली चूड़ियाँ बरामद हुई हैं।
अगर बात करें लोथल की, तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा का डाक यार्ड प्राप्त हुआ है। अगर बात करें कालीबंगा की, तो हमने आपको अभी बताया था। इसके बाद जो कोटदीजी है, यहाँ से मानकीकृत मोहरें और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। चहूदड़ों से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। आई होप आपको याद हो गया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट लिख करके छोड़ दीजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपके लिए सॉल्व कर देंगे। आगे देखिए रंगपुर। ये जो रंगपुर स्थल है, ये किस नदी के तट पर है? तो ये भादर नदी के तट पर है। किस नदी के? भादर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से चावल के जो प्रमाण हैं ये प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से। और रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? ये आप नोट कर लीजिए। ये जो रंगपुर है ये कहाँ पर है? गुजरात में। अगला देखिए, अगला जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पर है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। और देखिए ये जो आलमगीरपुर है ये सबसे पूर्वी स्थल है किसका? सिंधु नदी का। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है। तांबे की जो वस्तुएं हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आलमगीरपुर से। और मिट्टी के जो बर्तन हैं ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी, इसके साथ साथ अर्धकीमती पत्थर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या है? अर्धकीमती जो पत्थर है, अर्धकीमती पत्थर भी आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है। और ये आलमगीरपुर है कहाँ पर? तो ये अपने यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करें दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और देखिए अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की हम बात करें, तो जो सबसे पश्चिमी बिंदु है तो वो कौन सा है? सूतकांगे डोर। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सूतकांगे डोर है। और ये जो सूतकांगे डोर है ये किस नदी के तट पर है? तो ये दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के? दास्क नदी के तट पर है सूतकांगे डोर। दास्क नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? पाक में, पाकिस्तान में। समझ में आया? अगला जो हमारा स्थल है वो है बनावली। ये जो बनावली है ये किस नदी के तट पर है? तो ये रंगोई नदी के तट पर है। जो रंगोई नदी है यहाँ बनावली में, बनावली से रंगोई जो नदी है वहाँ पर ये स्थल स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत की जो बनी हुई कंघी है वो बनावली से प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ उत्कृष्ट प्रिंट है, उत्कृष्ट टेराकोटा एवं जो मानव की आकृतियां हैं ये भी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये भी बनावली से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से हाथी दांत की कंघी कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली। उत्कीर्ण टेराकोटा ये भी बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा। ये जो धौलावीरा है ये किस नदी के तट पर है? तो ये मनहर नदी के तट पर है। और यूनेस्को द्वारा, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा इसको, जो धौलावीरा है इसको IMP करके लिख लीजिएगा कि इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। कौन से नंबर का? 40वें नंबर का। 40वें नंबर का स्थल कौन सा है? धौलावीरा है।
और इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, जो मोहनजोदाड़ो है इसकी सबसे बड़ी विशाल इमारत क्या है? अन्नानागार, और इसके साथ साथ स्नानागार भी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति क्या है? तो यहाँ से कांसे की ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग में हो जाता है। कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी में कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अद्भुत नगर नियोजन। क्या है? अद्भुत नगर व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है। और यहाँ देखिए, जल निकासी की जो प्रणाली है वो भी सबसे उत्कृष्ट है, उत्तम है। उत्तम प्रकार की जल निकासी की व्यवस्था है। भारत का पहला नगरीकरण है, ये कब हुआ था? तो हड़प्पा के समय में पहला नगरीकरण हुआ था। और दूसरा नगरीकरण कब हुआ था? तो महाजनपद काल में दूसरा नगरीकरण हुआ था। पहला हड़प्पा के समय में और दूसरा महाजनपद काल में। आइए देखते हैं, वेद यानी कि जो ऋग्वेद है, इसमें जो नदियां हैं उन नदियों को प्राचीन क्या नाम था और प्रेजेंट में उनके क्या क्या नाम रखे गए हैं। तो देखिए, जो वितस्ता नदी है, ये वितस्ता नदी का नाम क्या रखा गया है? इसको झेलम के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अस्कनी नदी की, तो ये अस्कनी जो नदी है इसका प्रेजेंट नाम क्या है? चिनाब नदी। अगर बात करें बिपाशा की, तो जो बिपाशा नदी है इसका प्रेजेंट में नाम क्या है? ब्यास नदी है। अगर बात करें परछुड़ी नदी की, तो प्रेजेंट में इसका नाम क्या हो जाएगा? रावी नदी। अगर बोले सतुर्डी नदी, अगर तो सतुर्डी नदी का जो प्रेजेंट नाम है वो क्या हो जाएगा? सतलज नदी। आगे देखते हैं, देखिए, जो ऋग्वेद है, वेद है, उसमें प्रजापति की जो 2 पुत्रियां हैं वो कौन सी हैं? देखिए, जो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है सभा और दूसरी है समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अगला देखिए, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें 10 राज युद्ध का वर्णन दिया गया है। किस युद्ध का वर्णन दिया गया है? 10 राज युद्ध का वर्णन किसमें दिया गया है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है और 10वें में पुरुष सूक्त, और इसमें जो गायत्री मंत्र है इसका भी वर्णन मिलता है। अब देखिए, वेद देखते हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, कौन कौन से वेद हैं और उनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर बात करें ऋग्वेद की, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऐत्रेय। अगर बोले सामवेद की, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा पंचविश। अगर बोले शुक्ल यजुर्वेद की, तो इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय कौशिकी। अगर बोले अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब देखिए, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, वेद त्रय में किन वेदों को काउंट किया गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय के अंतर्गत काउंट किया गया है। ऋग्वेद जो है इसमें मंत्रों का उच्चारण, ये मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ क्या लिखा है? मंत्रों का, जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पुरोहित, होता या होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पुरोहित कहा जाता है या होता या होत्री कहा जाता है। अगला देखिए, 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्ण, अपने 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है क्षत्रिय, दूसरा होता है वैश्य,
तीसरा होता है ब्राह्मण और चौथा होता है शूद्र। इन चार जो ग्रंथ वर्ण होते हैं, इन वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में मिलता है। अगला देखिए, संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है और भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव जो प्राप्त है वो किसको है? सामवेद को है। अगला देखते हैं, अथर्ववेद रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। इसके साथ जादू, टोना, मारण, उच्चाटन, इन सभी का जो वर्णन है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। नेक्स्ट देखिए सॉरी, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। तो सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, जो वेद होते हैं हमारे, इन वेदों को जानने के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए किनकी रचना की गई है? वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। छंद को क्या माना है? पाद या पैर माना है वेद की। अगला देखिए, जैन धर्म। अब आता है जैन धर्म। जो जैन धर्म है, इसके संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको आदि गुरु भी कहा जाता है। जो ऋषभदेव जी हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको आदि गुरु भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये जो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव जी, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको आदि गुरु या आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, आदिनाथ कहा जाता है इनको। आगे देखिए, अगर हम बात करें इनके वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, तो वो हो जाते हैं महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की कठोर तपस्या की थी? 12 वर्ष की। किस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो जंभी ग्राम में। जंभी ग्राम में इनको किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, या कैवल्य की। जिनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनको क्या कहा जाता है? कैवल्य की प्राप्ति। जो महावीर स्वामी हैं, इनकी मृत्यु कितने वर्ष में होती है? तो जो महावीर स्वामी हैं, इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में होती है। कहाँ पर? राजगृह के निकट एक पावापुरी नामक स्थान है, यहाँ पर 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, जैन साहित्य। जो जैन साहित्य है, इसको किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में लिखा गया था, या फिर हम कह सकते हैं इनको अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। जो जैन साहित्य है, इनको किसके नाम से जाना जाता है? आगम कहा जाता है जैन साहित्यों को। आगे देखिए, जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़कर, यानी कि पहले 4 महाव्रत थे, पहले 4 महाव्रत थे, और लेकिन जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने ब्रह्मचर्य के भी जोड़ लिया था। इसीलिए 5 महाव्रतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। कौन कौन से 5 महाव्रत थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय
अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने दिए थे। आगे देखते हैं जैन ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्व, और इनको क्या कहा जाता था? सांपों का देवता कहा जाता था इनको। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन से थे? महावीर स्वामी थे। आगे देखिए बौद्ध धर्म, ये जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की देखिए जन्म भी कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। मृत्यु भी कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति भी कब हुई थी? तो वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इसीलिए सॉरी, बैसाख पूर्णिमा को एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो बौद्ध लोग होते हैं वो बैसाख पूर्णिमा को एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं। बैसाख पूर्णिमा पर सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और इनको 6 वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इनका देखिए इन्होंने 4 संहिताएं दी हैं। इन्होंने प्रथम जो उपदेश है वो कब दिया था? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है ये वाराणसी के समीप सारनाथ एक स्थान है, वहाँ पर कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मणों को दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इस घटना को जाना जाता है। आगे देखिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये 483 ईसा पूर्व में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पर? कुशीनगर कहाँ पर है? तो ये यूपी में है, यूपी में कुशीनगर में हुई थी। और इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है ये कहाँ से मिलता है? तो ये त्रिपिटक से मिलता है, जो किस भाषा में लिखा है? पाली भाषा में लिखा हुआ है। देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर? राजगृह या गिरिराज में हुई थी। ये कहाँ पर है? बिहार में है। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके? अजातशत्रु का शासनकाल था, जो मगध के हर्यक वंश का शासक था। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे उस समय? महाकश्यप थे। जो प्रथम बौद्ध संगति थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। जो महाकश्यप हैं इन्होंने सुत्त पिटक और विनय पिटक को स्थापना इन्होंने की थी। अगला देखिए, जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में। और उस समय किसका शासन था? कालाशोक का शासन था, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। जो तृतीय बौद्ध संगति है इसका समय था 251 ईसा पूर्व और स्थान था पाटलिपुत्र यानी पटना। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोग्गालीपुत्तिस तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और अभिधम्म पिटक की स्थापना इन्होंने की थी मोग्गालीपुत्तिस ने। और जो चौथी बौद्ध संगति है ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलबन। और कुंडलबन कहाँ पर है? कश्मीर में है। और उस समय का शासन किसका था? कनिष्क का था। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अगला देखिए, जो चतुर्थ बौद्ध संगति है उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्व घोष माने जाते हैं। इनके कार्य क्या किए थे? तो ये बौद्ध धर्म है 2 भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। आगे देखिए, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलीस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक हैं। आगे देखिए, लिंगायत संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन है? अल्ल प्रभु और बसव।
पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुष्ट्र पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और देखिए पारसी धर्म का एक त्योहार होता है, कौन सा होता है? नवरोज पारसी धर्म का त्योहार है। पारसी धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? देखिए ये रहा नवरोज। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म में भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जिस 16 महाजनपदों में एक बज्जी और मल्ल, ये 2 ऐसे महाजनपद थे जो कि गणतंत्र थे और शेष सभी कैसे थे? राजतंत्र थे। यानी कि यहाँ पर जो मंत्री हुआ करते थे, जबकि यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। आगे देखिए महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। महाजनपद काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था, जबकि जो सिंधु सभ्यता है उस समय नहीं हुआ था, उस समय कांस्य का उपयोग था। आगे देखिए अस्मक महाजनपद, इसकी राजधानी है पोटनी पोतन और नदी कौन सी थी? गोदावरी नदी। आगे देखिए हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक है। मौर्यकालीन जो स्रोत हैं उनमें कौटिल्य का कौन सा है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको चाणक्य कहा जाता है। विशाख दत्त का कौन सा नाटक है? मुद्रा राक्षस। आगे देखिए रजत रंगड़ी, जो रजत रंगड़ी है भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। रजत रंगड़ी के रचयिता कौन है? कल्लड़ है। इसमें किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन रजत रंगड़ी में दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। आगे देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय सौराष्ट्र राज्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य की मदद से इन्होंने जो एक नंद वंश का शासक था घनानंद, इसको हरा करके पाटलिपुत्र में मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक है ये 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध के समय परिणामों के विषय में जो अशोक है उनके 13वें अभिलेख में विस्तृत इसकी सूचना प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में, देखिए जो अशोक के अभिलेख हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी और इसको पढ़ा किसके द्वारा गया था? तो जो टी पेंथलर हैं इनके द्वारा इनकी खोज की गई थी अशोक के अभिलेखों की। कौन सा पहला अभिलेख है इनका? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, इसकी सबसे पहले खोज की गई थी, परंतु जेम्स प्रिंसिप के द्वारा 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा गया था। कौन से अभिलेख को? दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है इसको पढ़ा गया था। आगे देखिए लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, जो लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख है ये बिहार के चंपारण जिले में है और इसमें मोर का चित्र बना हुआ है लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख में। और ये कहाँ पर है? रामपुरवा। और रामपुरवा कहाँ पर है? बिहार में है। परंतु जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली कोपरा नहीं है, ये टोपरा है, क्या है? दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। ये दोबारा रिपीट हो गया, ओके कोई नहीं। आगे देखिए यहाँ से जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने दिल्ली में गढ़वा, ये जो अभिलेख था दिल्ली टोपरा जो अभिलेख था ये स्तंभ लेख कहाँ पर? अम्बाला हरियाणा में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली में ही गढ़वा दिया था। और इस अभिलेख पे ये जो अशोक है उसके बारे में सब कुछ उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभ जो हैं उनके उन पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण हैं, जबकि जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है इस पर 7 लेख उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला फैक्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो जो सातवाहन वंश का संस्थापक है ये मिसप्रिंट हो चुका है, ये कौन सा है? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक को माना जाता है। सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठा थी।
प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश एक मात्र सत्तात्मक ढांचा था, यानी मात्र सत्तात्मक शासन था। कुषाण वंश की जो स्थापना है ये कुजुलफंडी ने की थी, कुजुलफंडी ने की थी। और कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ पर, पुरुषपुर में या पेशेवर को बनाया था। राजधानी कौन सी थी कुषाण वंश की, पुरुषपुर, या फिर इसको पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी। गांधार कला शैली को क्या कहा जाता है, इंडो पैइक यूनानी बौद्ध कला कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ फैक्ट। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही फैक्टों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।